Hello and welcome my CA Foundation friends. So as promised, we are coming up with the next video on special contracts. So last time हमने देखा था indemnity and guarantee, that was yesterday, and today we are coming up with the next topic, that is bailment and pledge. Again the weightage approximately around 8 marks considering options. So maybe 7 marks का एक बड़ा सवाल आ सकता है, दूसरा ऑप्शन में चला जाएगा, या फिर 4-4 मार्क्स से 2 सवाल आप लिख सकते हो, मे बी 8 मार्क्स तक आ जाएगा, एंड सो ऑन. सो लेट अस अंडरस्टैंड what is the meaning of bailment, what is the meaning of pledge, and how they are different from each other. Let us start. You already know my name is CA CS CMA Prasad Bhatt, and I will be guiding you. I'm already helping you, I hope, in your quick revisions so that your exam is smooth, you recollect everything easy, and exemption will be a cakewalk. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड बेलमेंट. सो नाउ बेलमेंट सेक्शन 148, you need to remember this section. So bailment का मतलब simply meaning to hand over the possession from one person to another. हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखा था, जहां पे हमने सिर्फ फोकस किया था चेंज ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. And during that sale of goods we also discussed that bailment is different from sale. So वो सेल वाला था. नाउ बेलमेंट पे फोकस करते हैं. सो बेलमेंट का मतलब क्या है? सो बेलमेंट का मतलब है अ चेंज इन पोजेशन. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोजेशन रिलेटेड बात हो रही है. ओके, चेंज इन पोजेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, दिस इज नोन एज बेलमेंट. सो एज पर सेक्शन 148 बेलमेंट की डेफिनेशन दी है. नाउ व्हाट वी हैव डन इज हमने उस डेफिनेशन को एक एक पॉइंट में तोड़ दिया, सो दैट समझने में इजी हो जाए. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट है बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स. The word delivery itself means that physically, okay, the goods are shifting from one person to the other person. So the word delivery, इसी में ही word आ जाता है possession. There is possession transfer from, अगला पॉइंट आ गया, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. सो ऑटोमेटिकली क्या मालूम पड़ा? देयर हैज टू बी टू पार्टीज. मैंने खुद को ही दे दिया, देन ऑब्वियसली दैट विल बी अ बेलमेंट. सो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, डेफिनेशन में ही है वन पर्सन टू अनदर, सो दो पार्टीज होने चाहिए. थर्ड इज, ये क्यों हो रहा है? टाइम पास चल रहा है? द आंसर इज नो, देयर इज सम पर्पस. Okay, there is some purpose, and in fact आपको पता भी नहीं होगा, या you won't realize that on a day to day basis हम लोग ये bailment contract करते हैं. Okay, on a day to day basis. Means example, suppose मैं बैंक में गया और मुझे चेक भरना था, एंड एज यूजुअल मैं पेन भूल गया. तो मेरे बगल में कोई एक दूसरा बंदा था, उसके पास पेन देखा मैंने, तो मैंने बोला भैया 1 मिनट पेन चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म भरना है. उसने मुझे पेन दिया, मैंने फॉर्म भरा, वापस दे दिया. दिस इज बेलमेंट. This is bailment. What was my purpose? My purpose was to fill the form. ठीक है. ओनर कौन था उस पेन का? द अदर पर्सन. वो 2 मिनट के लिए मेरे पास क्या आया? पोजेशन. ओके, सो दिस वाज अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट. माय पर्पस वाज टू फिल द फॉर्म. सिंपल. ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज हम लोग जा रहे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, ब्रेक हो गया है, और कोई फोन पे गाने सुन रहा है. तो मैंने बोला अलग अलग गाना है, कोई तो अलग गाना है यार, मुझे भी गाना सुनना है. तो बोला ठीक है, ये लो फोन. उसने मुझे, उसके बाद हेडफोन नहीं थे, तो उसने मुझे फोन भी दे दिया. तो बोला धीरे से सुनना. तो मैंने फोन लिया, कान में लगाया, और मैंने गाना सुना. 1-2 मिनट का गाना था, तब तक टीचर आ गए, उसको वापस दे दिया. सो अगेन उसका फोन मेरे पास था. व्हाट इज द पर्पस? लिसनिंग टू द सॉन्ग. सो 2 मिनट के लिए द फोन वॉज विथ मी. तो 2 मिनट के लिए हमारे बीच कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट. So bailment contract is a very very normal usual contract. मेरे जो घड़ी है, घड़ी का मेरा सेल खत्म हो गया. मैं दुकान में गया, मैंने बोला भैया इसको सेल बदलवाना है. उसने बोला ठीक है, इतने इतने पैसे होंगे. आई सेड ओके, ठीक है. तो मैंने उसको घड़ी दे दी. वो बोला आप रुकिए 10 मिनट, मैं सेल बदल के आपको बुलाता. तो मैंने बोला ओके. सो मेरी घड़ी उसके पास थी. पर्पस क्या था? ही वॉज चेंजिंग द सेल, एंड सेल बदल दिया. घड़ी मेरे पास वापस आ गई, मैंने उसे पैसे दे दिए. दिस वॉज ऑल्सो अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट. सो डेली बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डेली.
हमको लगता है कि हाँ ये तो नॉर्मल है, बट एक्चुअली ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, मैं दोस्त को बोला यार तेरी साइकिल दे दे, जल्दी से नजदीक जाके आना है, तो दोस्त ने मुझे उसकी साइकिल दे दी, खत्म, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइकिल गए वापस आ गए, दे दिया वापस, जॉब डन, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर इज सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। सो दोनों के बीच में मैंने उसे पूछा मुझे साइकिल चाहिए, मैंने उसे पूछा मुझे पेन चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट। और पेन यूज करना लीगल है, लीगल। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यस। तो ये क्या हो रहा है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड कॉन्ट्रैक्ट में है व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, मतलब मेरा पेन का काम पूरा हो गया तो क्या घर लेके जाऊं, नहीं, वापस दे दूं। साइकिल का काम पूरा हो गया, वो मेरी हो गई, नहीं, वापस दे दो। अभी आप सीए फाउंडेशन का भी एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद अगले रिजल्ट तक आप चिल करोगे, लेकिन आपके जो नेक्स्ट बैच वाले हैं जो अभी 12th पढ़ रहे हैं, एंड दे में आस्क यू कि भैया दीदी हमको ना ये थोड़ा नोट्स दे दो पढ़ने के लिए, आपको तो हो गया फाउंडेशन, ठीक है, हमको जरा साइड बाय साइड जरा पढ़ने के लिए आपके नोट्स दे दो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ले जा नोट्स, रिजल्ट तक ले जा, ठीक है, रिजल्ट तक ले जा, अगर मेरा बढ़िया हो गया तो नोट्स तेरी, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे वापस देना पड़ेगा। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, कि आप डिसाइड कर रहे हो, बिकॉज आप ओनर हो। समटाइम्स ऐसा होता है हम किसी को किताब पढ़ने के लिए देते हैं एंड उसको बोलते हैं हो जाने के बाद वापस दे दो, ऐसे ही बोलते हैं तेरा हो जाएगा, किसी और को दे दे जिसको जरूरत है। सो वी डिसाइड वेदर द गुड्स विल कम बैक टू अस और वेदर द गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू somebody else. So when the purpose is accomplished, the goods shall return or otherwise disposed of. So return मतलब the goods will come back to us, तुम्हारा हो जाएगा, मुझे वापस दे दो, या फिर otherwise disposed of, अगर मुझे जरूरत नहीं है तो तुम यूज कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो, but I will decide what to do. Correct? I will decide as per the directions of the person delivering them. So मैंने अपनी किताब दी है तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे वापस चाहिए या फिर तू रख ले या किसी और को दे दे। आई कैन डिसाइड। तेरा हो जाएगा ना, उसने मांगी थी, तेरा हो जाएगा, उसको दे दे, मैं बता, एंड ही हैज टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द बुक। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो देखिए फिर से देखते हैं, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू डिलीवरी। कहीं भी यहाँ डेफिनेशन में ओनरशिप, सेल वगैरह वर्ड्स आए ही नहीं है, बिकॉज बेलमेंट हैज नथिंग टू डू विथ ओनरशिप। सो डिलीवरी है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कोई पर्पस के लिए है, कुछ टाइम के लिए होगा, एंड जब वो काम पूरा हो जाएगा, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा, देन आइदर मुझे वापस दे दो या कुछ और आप उसका कर सकते हो। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। So automatically if you see the definition, so दो पार्टीज ऑटोमेटिकली ऊपर देखा हमने, there are two parties in a bailment, तो उनको क्या बोलते हैं, पहला होता है उसे बोलते हैं बेलर। बेलर मतलब कौन है, जो डिलीवरी दे रहा है, मतलब जो ओनर है। मैंने अपनी किताब दी किसी और को तो मैं कौन हूं, मैं ओनर ऑफ द गुड्स, मैं दे रहा हूं, द पर्सन गिविंग द डिलीवरी इज कॉल्ड एज द बेलर। एंड जिसको हमने दिया है उसे हम बोलते हैं बेली। सो बेली के पास क्या है, बेली के पास है पोजेशन, ये देखिए बेली के पास है पोजेशन। बेलर कौन है, बेलर के पास है ओनरशिप। सो टू पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक ऑल क्लियर है। सो आई रिपीट, बेलमेंट क्या है, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होता है फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी, एंड काम खत्म, पोजेशन वापस, एंड ये होता है एज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल है, यस। एनफोर्सेबल बाय लॉ, यस। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, यस। ड्यूटीज है, यस, बिकॉज ये कानूनी है, इट्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट में से ऑब्लिगेशंस आते हैं, वैसे यहां भी आएंगे। ऑब्लिगेशन से पहले देखते हैं व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड बेलमेंट। तो सबसे पहले क्या है बेलमेंट के लिए, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। सेकेंड, इट इज रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगेन गुड्स होने चाहिए, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। जो सेल ऑफ गुड्स में डिफरेंस पढ़ा था हमने, गुड्स हैव टू बी मूवेबल। सेकेंड, द गुड्स आर गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। पढ़ाई के लिए किताब दी है, रिपेयर के लिए घड़ी रखी है, चलाने के लिए गाड़ी ले रहे हैं,
पीने के लिए पानी का बोतल ले रहे हैं किसी का, सो पर्पस के लिए ये बेलमेंट होता है। सो बेलमेंट होता है मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज, यहां से वहां पोजीशन शिफ्ट हो गया। बाद में क्या होगा, काम होने के बाद गुड्स वापस आ जाएंगे, करेक्ट, सिंपल चल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब में ओनरशिप का कोई संबंध ही नहीं है, एंड देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन द ओनरशिप, देयर इज ओनली चेंज इन द पोजीशन। दैट मीन्स अगर बेलमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो इंट्रोडक्शन में आपको ये पॉइंट लिखना है कि बेलमेंट इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, देयर इज नो चेंज इन ओनरशिप। पेपर चेकर को ये पता होना चाहिए कि आपको कंसेप्ट पता है, आपको एग्जैक्टली ये वर्ड लिखने हैं कि सिर्फ पोजेशन चेंज होता है, ओनरशिप में चेंज नहीं होता है। दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट अ क्वेश्चन ऑन बेलमेंट। देन बेलमेंट मे बी इवन विदाउट कंसिडरेशन। मैंने जो पेन लिया था बैंक में तो उसके मैंने पैसे नहीं दिए थे, फिर भी इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट जब हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन चैप्टर हमने पढ़ा था, तो वहां पे एग्जाम्पल में था दैट देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वैलिड, विच आर लीगल, इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन, और उसमें से एक था ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। सो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट का मतलब है कि जहां पे हम किसी को पोजीशन देते हैं लेकिन पैसे के लिए नहीं देते। करेक्ट, हम लोग क्लास में बैठे थे और किसी को सडनली खांसी आ गई, बहुत खांसी लगा, तो मैंने तुरंत अपनी बोतल दे दी पानी की, मैंने बोला ये लो गर्म पानी है, अच्छा लगेगा। अब इसके पैसे तो लेने वाला हूं नहीं मैं ऑब्वियसली, बट स्टिल इट्स अ वैलिड ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो कंसिडरेशन मैंने जो घड़ी दी थी रिपेयर के लिए, दैट वाज मनी, वहां पे पैसे इन्वॉल्व थे। गाड़ी सर्विसिंग को दे दी, वहां पैसे इन्वॉल्व है। करेक्ट, हमने जीन्स दे दी अल्टर करने के लिए, वहां पे पैसे इन्वॉल्व है, ये भी बेलमेंट है। हमने जीन्स दी है, बोले भैया इसको थोड़ा सा नीचे से कट करके दे दो। हमने गाड़ी दी है, भैया थोड़ा सा सर्विसिंग करके दे दो, पैसा है, लेकिन गाड़ी का वो ओनर बन गया है क्या, नो, वो ओनर नहीं बना है, इट्स अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे जाते हैं, सिंपल अगेन टाइप्स ऑफ बेलमेंट। सो बेलमेंट फॉर द बेनिफिट, किसके फायदे के लिए हम दे रहे हैं, तो दो तीनों पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, सिर्फ मेरा फायदा। एग्जाम्पल देखिए, हम जा रहे थे घूमने, सो डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल्स टू द नेबर, पड़ोसी के यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास दो तीन ही पौधे हैं, अब हम जा रहे हैं 4-5 दिन बाहर घूमने के लिए, वो जो पौधे थे वो हमने पड़ोसी को दे दिए, बोला भैया प्लीज में पानी डाल देना। अरे छोटे से पौधे हैं, बहुत गर्मी है, अरे 4-5 दिन बिना पानी के सूख के मर जाएंगे, तो हमने पौधे उनके यहाँ रख दिए, बोले सिर्फ पानी डाल दो, थैंक यू वेरी मच। उसके पैसे हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो इसमें फायदा किसका है, पड़ोसी का फायदा है क्या, नहीं, सिर्फ मेरे फायदे के लिए हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ द बेलर। दूसरा है बेनिफिट ऑफ द बेली। करेक्ट, मैं घर पे मस्त बैठा हुआ था, करेक्ट, फ्रेंड का फोन आया, बोला यार तेरी वो मेरी बाइक चाहिए, मुझे अर्जेंटली जाना है, मेरे गाड़ी पंक्चर है। मैं कहा कोई बात नहीं, आके लेके जा। तो वो आ गया, मैंने गाड़ी की चाबी दे दी, वो चला गया। अब उसमें किसका फायदा हुआ, सिर्फ बेली का फायदा हो रहा है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, उसका फायदा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बेनिफिट ऑफ द बेली। एंड तीसरा है म्यूचुअल, दोनों का फायदा है, दोनों का फायदा। करेक्ट, एज सेड मैंने शर्ट के लिए कपड़ा दिया टेलर को, टेलर ने स्टिचिंग करके वापस दे दिया, मतलब उसका क्या फायदा हुआ, उसे पैसे मिले, मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे शर्ट मिल गया, सिंपल। सो ये भी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन दोनों का फायदा है, एक को पैसा मिला और मुझे अच्छा शर्ट मिला। देन बेलमेंट कैन बी बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, ये सिंपल है, ग्रेटिट्यूअस, सो ग्रेटिट्यूअस मतलब फ्री, सो द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस डज इट ग्रेटिट्यूअसली। सो जो ग्रेटिट्यूअस वर्ड है इसी का मतलब है फ्री ऑफ चार्ज। ओके, द वर्ड ग्रेटिट्यूअस मींस फ्री ऑफ चार्ज। इसमें फायदा किसी का भी हो सकता है, बट मेन क्या है, पैसे इन्वॉल्व नहीं, कोई किसी को सामान यूज करने के लिए पैसे नहीं दे रहा। एंड सेकेंड इज नॉन ग्रेटिट्यूअस, नॉन मतलब फ्री नहीं है, बोथ द पार्टीज गेट सम बेनिफिट, यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको फायदा होगा, गाड़ी सर्विसिंग को देना, दैट्स एन एग्जांपल, यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ये इतना टाइप्स ऑफ बेलमेंट इतना सिंपल है कि मे बी इस पे सवाल आएगा भी नहीं, बट अगर आ गया, लकी हुआ, अगर आता है तो लिख दो, सिंपल। सो बेसिक कंसेप्ट क्या थी, मीनिंग ऑफ बेलमेंट, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन,
नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फॉर सम पर्पज और टाइम, पर्पस टाइम खत्म, गुड्स मेरे पास वापस आने चाहिए, या फिर मैं जो बोलूं वैसा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द बेलर। आइदर इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी पॉइंट ले दो 1 2 3 4, या फिर इसके रिलेटेड दे माइट क्रिएट अ केस, सिचुएशन बेस्ड सवाल यहाँ पे वो बना सकते हैं। देखते हैं कैसा क्या करते हैं। So first duty of a baler is to disclose all the known faults. अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, ऐसे होता है ना बहुत बार, मैंने साइकिल दे दी दोस्त को चलाने के लिए और मैं उसको बोलता हूँ भैया वो ना लेफ्ट का ब्रेक ठीक से नहीं लग रहा है, तो अपनी ड्यूटी है बताना, करे अपनी ड्यूटी है बताना। वो दूसरा आया बोला सर बाइक दे दो, तुम्हारी एक्टिवा दे दो, मैंने बोला दे ना पेट्रोल थोड़ा सा कम है, कितने दूर जाना है, वो बोला रहा नहीं यहाँ नजदीक ही है, जस्ट अगले चौक में जाना है। मैंने बोला फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम 10-20 किलोमीटर का सोच रहे हो तो पेट्रोल जरा कम है, ऐसा ना हो कि तुम फंस जाओ। साइकिल लेके जा रहे हो कोई बात नहीं, जरा ब्रेक थोड़ा लूज है। सो मेरी जिम्मेदारी है एज अ बेलर टू इन्फॉर्म द बेली अबाउट एनी फॉल्ट्स। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताना जरूरी है। अगर मैं नहीं बताता, मैंने वो साइकिल का ब्रेक का नहीं बताया और भाई को हो गया एक्सीडेंट, सीरियस कुछ नहीं हुआ बट फिर भी खरोच तो आई उसको, तो ऑब्वियसली मेरे पे आके चढ़ेगा, बोलेगा अरे तूने बताया नहीं, ब्रेक नहीं चल रहा ठीक से। मैंने बोला अरे भूल गया, बोला इतना मेरे को लग गया, दवाई का पैसा दे। सो इन दैट केस आई हैव टू कॉम्पनसेट बिकॉज इट इज माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म एनी फॉल्ट जो गुड्स में है। इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट, अब मैंने दिया था फ्री में, साइकिल दे दी पैसे की बात नहीं है, एक्टिवा दे दी पैसे की बात नहीं है, ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट, द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज ओनली दोज फॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट है, ओनली दोज फॉल्ट्स विच ही इज अवेयर। दो नाम याद रखने हैं, दो वर्ड याद रखने हैं आपको। अगर ग्रेटिट्यूअस हुआ मतलब फ्री में है, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूं, तो मुझे उतना ही बताना है जो मुझे पता है। लेकिन एग्जाम में क्या पूछेंगे, एग्जाम में ये पूछेंगे सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस, जहां पे मैं पैसे ले रहा हूं, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट वेदर ही वॉज अवेयर और नॉट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जहां पे मैं पैसे ले रहा हूं वहां पे द बेलर इज लायबल इवन दो मुझे पता नहीं है, इवन दो। ओके, सपोज मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस है कि मैं लैपटॉप रेंट पे देता हूँ, ठीक है, लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह ये रेंट पे देने का मेरा बिजनेस है। तो मैं रेंट पे देता हूँ, उससे फॉर डिपॉजिट वगैरह होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस, एंड जितने दिन चाहिए उसका एड्रेस विड्रेस सब मेरे पास डेटा रहता है, मैं खुद आके इंस्टॉल करके जाता हूँ तो मुझे पता है कहाँ रहता है वो, एंड काम होने के बाद लैपटॉप वापस, थैंक यू वेरी मच। सो नॉर्मल बिजनेस है मेरा, लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह रेंट पे देना, म्यूजिक सिस्टम, बड़े बड़े होम थिएटर सिस्टम, ये सब रेंट पे देते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि मैंने लैपटॉप आया, कहीं से यूज करके आया, मेरे पास है, फिर मैंने दे दी, दूसरा बंदा आया वो लेके गया लैपटॉप। अब हुआ ऐसा कि लैपटॉप को लगा रहा है, उसने चार्जिंग का पॉइंट लगाया और जैसे ही ऑन हुआ वहां पे हो गया शॉर्ट सर्किट, जो लैपटॉप के चार्जिंग की वायर थी उसमें फॉल्ट था। ओके, उसमें फॉल्ट था, और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हुआ, उसके घर में जो माइक्रोवेव था वो माइक्रोवेव उड़ गया बिकॉज ऑफ द सडन पावर डिफरेंशियल। ठीक है, तो लकीली उसे कुछ नहीं हुआ, नोबडी वाज इंजर्ड, लेकिन उसका माइक्रोवेव उड़ गया। एंड देन उसने तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, बोले क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया, एंड द इलेक्ट्रिशियन ने चेक किया तो बोला सर ये चार्जिंग की वायर है ना उसमें प्रॉब्लम है। तो उसने तुरंत मुझे कॉल किया, बोला ये क्या, कैसे लैपटॉप दिया, क्या घटिया सामान दे रहे हो। अरे मैंने बोला सर मुझे खुद पता नहीं है कि वायर में प्रॉब्लम है, अगर मुझे पता होता कि वायर में प्रॉब्लम है तो मैं आपको देता ही नहीं ना वो चार्जर, दूसरा लैपटॉप देता, दूसरा चार्जर देता, मुझे खुद पता नहीं था, एंड दैट्स अ फैक्ट। वो बोलेगा अरे मैं क्या करूं तुम्हें पता नहीं है तो। मैंने बोला मैं भी क्या करूं मुझे पता नहीं है तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो था ना, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज अ पर्सन जिसे लॉ मालूम था, करेक्ट, उसे लॉ पता था, एंड इसीलिए क्या हुआ, ही कुड स्यू मी, ओके, ही कुड स्यू मी फॉर डैमेज। यस, सो व्हाट इज द समरी, समरी ऐसी है कि द राइट्स ऑफ बेली आर एक्टिवेटेड,
ड्यूटीज ऑफ बेलर. सो ड्यूटीज ऑफ बेलर में क्या आता है, हम पढ़ रहे थे कि द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल. अगर आप पैसे ले रहे हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल वेदर यू आर अवेयर और नॉट. अगर आप पैसे के लिए कोई चीज रेंट पे दे रहे हो और उसमें कोई डिफेक्ट है तो आपको पता हो या ना पता हो, यू आर लायबल टू द बेली फॉर कॉम्पनसेशन. अगला पॉइंट आ गया, व्हाट आर द राइट्स ऑफ सॉरी व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेलर. अगली ड्यूटी है टू बेयर द एक्सपेंसेस. हम जब भी कोई गुड्स देते हैं तो आइडियली सामने वाले ने कुछ भी खर्चा नहीं करना चाहिए, रेडी बढ़िया कंडीशन में होनी चाहिए. बट अगर ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, चलो इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, अगेन दो टाइप्स है, ग्रेटिट्यूस नॉन ग्रेटिट्यूस. ग्रेटिट्यूस मतलब फ्री, नॉन ग्रेटिट्यूस मतलब पैसे लेके. A bailor shall reimburse the bailee expenses borne by the bailee to use the goods. Okay, to use the goods. For example, मैंने अपनी साइकिल दे दी दोस्त को चलाने के लिए फ्री. वो साइकिल वो बोला सुबह लेके जाता हूं. मैं बोला मैं घर पे नहीं रहूंगा, साइकिल नीचे लगी हुई है, ठीक है तुम लेके जाओ. वो बोला ओके ठीक है. तो मैं नहीं था, वो आया और जैसे ही साइकिल लेके निकला, मालूम पड़ा कि उसके टायर में हवा ही नहीं है. अब बिना हवा के टायर के वो साइकिल चलाएगा कैसे? तो ऑब्वियसली वो साइकिल लेके तुरंत नजदीक ही एक साइकिल के दुकानदार था, वहां पे गया, हवा भरवा ली. लेकिन हवा भरवाने का खर्चा है ना, उसमें 5 रुपए क्यों ना हो, खर्चा है. सो इट्स माई ड्यूटी टू रीइंबर्स इवन दोस 5 रुपीज, बिकॉज बिना हवा के वो साइकिल चला भी नहीं सकता है. ठीक है. एंड देयरफॉर दीज आर द एक्सपेंसेस आई नीड टू रीइंबर्स. इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, a bailor shall repay the bailee the expenses incurred by him as well as extraordinary expenses. नॉर्मल तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी दी रेंट पे, यहाँ पे पैसे ले रहा हूँ, गाड़ी दी है रेंट पे और गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आ गया और उसे फिर मैकेनिक से वो ठीक करवाना पड़ा, तो उसमें कुछ 1000 रुपए का खर्चा आया. सो इन दैट केस आई एम सपोज टू रिटर्न आई एम सपोज टू रीइंबर्स इवन दैट मनी. ओके, मैंने किसी को किताब दी, मेरी लाइब्रेरी सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग अ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी के लिए मैंने पैसे ले रहा हूँ. ऑब्वियसली मैंने किसी को किताब दी, वो किताब लेके गया, पढ़ रहा है, और लेकिन वो किताब का बाइंडिंग निकल गया, बाइंडिंग सब धागे धागे बाहर आ रहे हैं और उसके पन्ने सब बाहर आ रहे हैं. ऑब्वियसली वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया, उसने नजदीक के दुकान से फिर से बाइंड करवा लिया. सो आइडियली इट इज माई ड्यूटी, बट उसने खर्चा किया है, आई हैव टू गिव इट बैक टू हिम. So it's my duty as a bailer to pay back the expenses incurred by the bailee. Next is indemnify the bailee. क्यों indemnify? अगर मैंने उसे बोला कि हाँ 1 महीने के लिए लेके जा और उससे पहले ही मैं वापस मांग रहा हूँ, ये देखिए वर्ड आ गया अर्ली टर्मिनेशन. मैंने बोला था 1 महीने के लिए लेके जाओ, लेकिन 10 दिन में बोला नहीं नहीं सॉरी यार मुझे जरूरत है, वापस दे दो. So early termination. So obviously there is an inconvenience involved. So I have to indemnify for that. प्लस अगर मैंने उसे गुड्स दिए एंड वो गुड्स लेके जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो मेरी स्कूटर लेके जा रहा है और बीच में उसको किसी और बंदे ने रोक लिया, बोला अरे ये तो मेरी स्कूटर है. वो बोला नहीं नहीं मेरे दोस्त से लिए, बोला नहीं नहीं मेरी है, झगड़ा शुरू हो गया. दैट मीन्स अगेन उसे इनकन्वीनियंस हुआ बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल. मैं कह रहा हूं मेरी स्कूटर है, दूसरा बंदा आया अरे मेरी स्कूटर है, लेकिन जो जिसको मैंने दिया है चलाने के लिए वो तो बेचारा फंस गया बीच में. ठीक है, वो दूसरा वाला दादागिरी करके वो स्कूटर लेके गया, ये ऑटो में वापस आया, ये बोला क्या यार कौन सी स्कूटर दी, झगड़ा हो गया, ये हो गया. मैंने बोला ठीक है उसको निपटाते. बोला मेरे ऑटो के तो पैसे वापस दे पहले. आई हैव टू इंडेमनिफाई, आई हैव टू कॉम्पनसेट हिम फॉर द एक्सपेंसेस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी ड्यूटी है कि काम होने के बाद मुझे गुड्स वापस लेना चाहिए, बिकॉज मैंने उसे दिए हैं, उसने मुझसे मांगे हैं विद द कंडीशन कि मैं वापस लेने वाला हूं. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स. ऐसा नहीं हाँ ले गया तुम्हारा ही हो गया, तुम्हारा ही हो गया, नहीं, इट्स माई ड्यूटी टू टेक इट बैक. If a bailor refuses to take delivery, the bailee can claim compensation because मेरा सामान उसके पास है ना. ठीक है, मेरी वजह से उसको खर्चा हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रहा है, he can claim compensation for that. So as a bailer, what are my duties? My duty is to take the goods back.
सो आइदर 4 मार्क्स का पूरा सवाल आ सकता है, चारों पॉइंट लिखो, या फिर अगर केस बेस्ड सवाल आता है जो हमने डिस्कस किया था, सो केस बेस्ड सवाल आएगा इस टॉपिक पे कि नोन फॉल्ट्स, अगर ग्रेटिट्यूअस है तो नोन फॉल्ट्स के लिए आप लायबल हो, लेकिन आप पैसे दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, तो आप अननोन फॉल्ट के लिए भी लायबल हो। तो इस पे एग्जाम क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, अब बेलर हो गया, नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ बेली। ये सिंपल है। फर्स्ट ड्यूटी, टेक केयर ऑफ द गुड्स। अ बेली शैल टेक एज मच केयर है, अगर मेरा खुद का होता तो मैं जितनी उसकी परवाह करता उतना ही मुझे आपके सामान की देखभाल करनी है। अगर मैं मेरी गाड़ी चला रहा हूं तो मैं कितने अच्छे से चलाता, आपकी गाड़ी चला रहा हूं मुझे उतने अच्छे से चलानी चाहिए। दैट इज द पर्पस, टेक केयर ऑफ द गुड्स। नो अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड, जिस पर्पस के लिए लिया है आपको उसी पर्पस के लिए यूज करना है। इमेजिन शादी हो रही है, बारात के लिए उन्होंने घोड़ी ली है, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। घोड़ी उसकी है, हमको बारात में चाहिए, दूल्हा बैठेगा, सब आजू बाजू में नाचेंगे, करते करते हम पहुंच जाएंगे। ये था पर्पस, ओरिजिनल ये पर्पस था, लेकिन हमने घोड़ी ली और उसको लेके गए रेस में भगाने के लिए। दैट इज अनऑथराइज पर्पस, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट यूज। दैट इज ऑब्वियसली नॉट परमिटेड। सो द बेली शैल नॉट मेक सच अनऑथराइज यूज। मैंने पेन लिया लिखने के लिए, कर एक रबर बैंड लगा के मार रहा हूं पेन से, टूट गया पेन, सो ही विल चार्ज मी फॉर द एंटायर पेन। सो पर्पस क्या था? लिखना, उसी के लिए आपको पेन दिया गया था। सो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली, कि जिस रीजन के लिए आपको दिया है उसी के लिए यूज करना है। देन रिटर्न द गुड्स, ऑब्वियसली आपको थोड़े टाइम के लिए, पर्पस के लिए है, वो किताब, करेक्ट, वो गाड़ी, वो आपकी नहीं हुई है। करेक्ट, वो मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने वो गमले रखे थे पड़ोसी के यहाँ पे, मैं वापस आया 4 दिन बाद, पड़ोसी बोला हमारे घर पे गमले बहुत अच्छे दिखते हैं, हम ही रख रहे हैं। मैंने बोला नहीं भाई, वापस, इट्स योर ड्यूटी टू गिव इट बैक। सो रिटर्न द गुड्स आफ्टर द पर्पस इज ओवर। रिटर्न द एडिशन ऑफ द गुड्स ऑल्सो। अब मैंने उसे गमला दिया था, ठीक है, वो गमले में ना एक मस्त बढ़िया गुलाब का फूल भी आ गया। जब मैंने दिया था तब वो पूरा फूल फूल नहीं खिला हुआ नहीं था वो, लेकिन जब मैं लेने गया तो मैंने देखा भाई फूल खिला हुआ है, और भाई साहब ने क्या किया, वो फूल कट करके अंदर रख दिया और गमला मुझे लाके दे दिया। मैंने बोला नो नो, वो फूल गमले के साथ ही आएगा, दैट इज द एडिशन। जब मैंने गमला दिया था तो नहीं था, बट वो गमला इज अ पार्ट, द फ्लावर अटैच टू द पॉट, मुझे पूरा वापस चाहिए। वो बोला नहीं बटका, फूल तो हमारे घर पे खिला। मैंने बोला भाई गमला तो मेरा है, मैं ओनर हूँ, ओनर, तुमको सिर्फ रखने के लिए दिया था। सो यू हैव टू रिटर्न द पॉट एज वेल एज द फ्लावर। देन नो मिक्सिंग ऑफ द गुड्स, ऑब्वियसली। अगर मैंने आपको कुछ सामान दिया रखने के लिए, तो आपका काम है उसको अलग से रखना, ना कि मिक्स कर देना। और अगर आप मिक्स करते भी हो तो उसको अगेन सेपरेट करने का खर्चा और जिम्मेदारी ये किसकी है? बेली की है। करेक्ट, मेरे पास बढ़िया बढ़िया चावल है, 200 रुपए किलो का चावल है मेरे पास, और मैंने सिर्फ रखने के लिए आपको दिया था। मतलब मेरी जो चावल की बोरी थी आपको सिर्फ रखना था अलग से, दैट्स इट, उतना ही पर्पस था। आपने क्या किया, मेरे चावल की बोरी जो 200 रुपए किलो वाला महंगा चावल है, मतलब बासमती एकदम बिरयानी टाइप राइस है, और आपका वो सादा सा 100 रुपए किलो वाला चावल है, और आपने क्या किया, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया। नॉट अलाउड। और अभी चावल ऐसा है कि उसको हम अलग अलग भी नहीं कर सकते। सो नाउ व्हाट दे आर सपोज टू डू, दे आर सपोज टू गिव मी द मनी फॉर माई राइस। सो मेरा जो 10 किलो का चावल था, 10 किलो की मेरी बोरी थी, और 200 रुपए किलो के हिसाब से, सो 10 इंटू 200, उसे मुझे उतने पैसे लौटाने पड़ेंगे, बिकॉज ही मिक्स द गुड्स विच ही वॉज नॉट सपोज टू मिक्स द गुड्स। दैट इज द पॉइंट। चलिए, लेट अस गो अहेड। राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। तो जैसे ड्यूटीज हैं वैसे राइट्स भी होते हैं, तो पहले बेलर के राइट्स देखते हैं, ये सिंपल है सब। सो पहला, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। अगर मैंने किसी को किताब दी है पढ़ने के लिए, और भाई साहब वो किताब पे, सी मेरी किताब है ना, यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग, आपको सिर्फ पढ़ना है, वापस देनी है। और मैं देख रहा हूं मैंने किताब दी है, वो उसमें साइड में गुलाब निकाल रहे हैं, फूल का पिक्चर निकाल रहे हैं, ऐसे शेडिंग कर रहे हैं, मैंने बोला ओ भाई वापस दे दो।
वापस, सॉरी, टर्मिनेट द बेलमेंट बिकॉज यू आर मेकिंग अनऑथोराइज यूज, गलत इस्तेमाल कर रहे हो. सो व्हाट इज द राइट ऑफ बेलर? टू गेट इट बैक. देन वंस द जॉब इज डन, टाइम पूरा हो गया, देन मेरा राइट क्या है? मैंने आपको 1 महीने के लिए दिया था, 1 महीना खत्म, वापस दे दो. आपने अच्छा यूज किया बट टाइम खत्म हो गया. वो तो लाइब्रेरी वाले होते हैं, आप वो लाइब्रेरी की किताब देते हैं 1 हफ्ते के लिए, आपने 1 हफ्ते में पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, आपको 1 हफ्ते बाद उसे वापस देनी पड़ती है. आइदर यू रिटर्न द बुक या फिर रिन्यूअल कर सकते हैं. बट आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैंने पढ़ी नहीं है, अगले महीने देखते हैं. द आंसर इज नो. टाइम खत्म, you have to give it back and the library has a right to take it back. The next क्या right है? Right to sue third party. The bailer has a right to sue the bailee for enforcing all the liabilities and duties of him. That means अगर बेली कुछ भी गलत काम करता है, बेली अनऑथराइज यूज करता है, मिक्सिंग ऑफ द गुड्स करता है, मतलब कुछ भी गलत करता है, then I have a right to sue him and recovery of the money. इफ डैमेज इज कॉज बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन, मतलब मेरे गुड्स हैं, बेली के पास थे और कोई थर्ड पर्सन आके भी उसमें कुछ गड़बड़ करता है, तो मेरे पास राइट है कि थर्ड पर्सन को भी लीगली बाइंडिंग करने का, उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेने का. जैसे बेलर के राइट्स हैं वैसे बेली के राइट्स हैं. राइट टू इंडेमनिटी, अगर मैंने उसे कुछ फॉल्ट्स वगैरह नहीं बताए और उसे लॉस हुआ, देन इट्स हिज राइट टू रिकवर फ्रॉम मी. Compensation. A bailee is entitled to receive compensation for causes because of failure and indemnified arising of defective title. Title का प्रॉब्लम है तो भी मुझे compensation देना है, फॉल्ट्स मैंने नहीं बताए तो भी मुझे compensation देना है. खर्चे उसने किए, मेरे लिए खर्चे, मेरे खर्चे थे एक्चुअली और उसको करने पड़े, बोला साइकिल में हवाई नहीं थी, उसको भरना पड़ा, किताब फट गई, उसको बाइंडिंग करना पड़ा, तो हिज राइट इज टू रिकवर द मनी एंड माई ड्यूटी इज टू पे द मनी. रूल सिंपल है, अगर आप ड्यूटीज याद रखते हो तो उसको उल्टा घुमा दोगे तो राइट्स बन जाएगा. दैट मीन्स ड्यूटीज ऑफ बेली बिकम्स द राइट्स ऑफ बेलर एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर बिकम्स द राइट्स ऑफ बेली. सो अगर आप ड्यूटीज अच्छे से याद करते हो तो उसको सिर्फ घुमा दो, सामने वाले का बन जाएगा. सो ड्यूटीज ऑफ बेलर बढ़िया याद आ गया, दोज आर राइट्स ऑफ बेली. कैसे आप बताता हूं. ड्यूटी ऑफ बेलर क्या है? टू डिस्क्लोज द फॉल्ट. एंड राइट्स ऑफ बेली क्या हो जाएगा? तुमने अगर फॉल्ट नहीं बताया और मुझे लॉस हुआ, तुमसे वसूल कर लूंगा पैसे. सो इट इज रिलेटेड टू ईच अदर. एंड लास्ट उसका है कि इफ वो टाइटल का प्रॉब्लम हो गया कि दो, मतलब मैंने दिए हैं गुड्स और दूसरा भी बंदा बोल रहा है कि नहीं मैं ओनर हूं, ये ओनर है, तो बेली जो है, तो बेली खुद कोर्ट जा सकता है एंड कोर्ट को बोल सकता है कि आप ही डिसाइड करो कि असली ओनर कौन है. And therefore, in this case, the goods are bailed are claimed by a third person. The bailee may appeal to the court because bailee is now unsure कि मुझे वापस दे या दूसरा बंदा आया उसको दे. So bailee क्या कर सकता है, इसका राइट है that he can appeal to the court to decide the real owner. So from the exam point of view, duties पे ज्यादा सवाल आते हैं. ठीक है. So duties of bailor and duties of bailee, इन पे आप ज्यादा फोकस करो एग्जाम एंगल से भी. एंड अगर राइट्स आते हैं तो पता है ड्यूटीज को उल्टा कर दो, राइट्स आ जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग एफर्ट ऑन बोथ द थिंग्स, यू पुट एफर्ट ऑन वन थिंग, दैट इज ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, फाइंडर ऑफ गुड्स. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू बेलमेंट. फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 168. तो सबसे पहले क्या है, अगर आपको कोई चीज मिले तो उसे मत उठाओ, मत उठाओ. लेकिन अगर आप उठाते हो तो आप बन जाते हो बेली, बिकॉज यू हैव द पोजेशन ऑफ द गुड्स बट यू डोंट हैव द ओनरशिप एंड देयरफॉर यू बिकम द बेली. So person who finds some goods which do not belong to him is called as the finder of goods and a finder is in the position of, as I said, फिर से बताता हूं, बेली. So जैसे ही आप बेली बन गए, बेली के सारे ड्यूटीज आपको फुलफिल करने पड़ेंगे. सो पहली ड्यूटी क्या है? इट इज द ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स टू फाइंड द ट्रू ओनर. आपको पड़ा हुआ मिला है, इट कैन बी नेकलेस, इट कैन बी अ गोल्ड रिंग, इट कैन बी अ लॉस्ट डॉग.
कह रहे आपको कुत्ता वो मिला है, कुत्ता घूम रहा था, कुत्ते ने आपको देखा एंड यहाँ वहां देख रहा है, आप जनरल आपको डॉग्स पसंद है, सो यू स्टार्टेड caressing the dog, petting the dog, एंड देन वो कुत्ता आपके पीछे आ रहा है, वो आप देख रहे हो ओनर कोई है ही नहीं, कोई तो है, ढूंढ रहा है वो भी कुत्ते को, बट खो गया, सिंपल. सो इट्स योर जॉब टू फाइंड द रियल ओनर. सो नाउ व्हाट आर योर राइट्स. आपके पास कुछ राइट्स भी आएंगे एज अ फाइंडर, कुछ ड्यूटीज भी आएंगे एज अ फाइंडर. So, देखते हैं व्हाट आर द राइट्स ऑफ फाइंडर. द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्यू द ओनर फॉर कॉम्पनसेशन एंड एक्सपेंसेस. आप उसके लिए ओनर को स्यू नहीं कर सकते. वो क्या बोलेगा, मैंने बोला था कि कुत्ते को घर लेके जाओ, तुम खुद कुत्ते को घर लेके गए, तुमने खुद उसे पेडिग्री वगैरह महंगा महंगा खाना खिलाया, उसके खर्चा मैं नहीं देने वाला हूं, एंड आप इस खर्चे के लिए ओनर को स्यू नहीं कर सकते बिकॉज इट इज प्योरली वॉलेंटरी. लेकिन अगर ओनर ने कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है, ये देखिए आगे, बट अ फाइंडर हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स, नंबर 1, एंड अगर रिवॉर्ड भी दिया है तो वो रिवॉर्ड के लिए स्यू कर सकता है. एंड यहाँ पे रिटेन द गुड्स मतलब जब तक आप मेरा खर्चा वापस नहीं करते मैं कुत्ता आपको वापस नहीं दूंगा. दैट इज कॉल्ड एज रिटेन. उसे बोलते हैं लीन. अभी 2 मिनट में आएगा वर्ड लीन ऑन गुड्स. सो आई रिपीट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई चीज मिलती है तो मत उठाओ. सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आपने चीज उठा ली, घर लेके आ गए, तो आप बन जाते हो बेली. सो एज अ बेली आपका फर्ज बनता है उस चीज का ख्याल रखो. अगर कोई एनिमल है लाइक अ डॉग और अ कैट, इट्स योर ड्यूटी टू फीड देम. अगर कोई प्रेशियस डायमंड नेकलेस वगैरह कुछ है, इट्स योर ड्यूटी टू पुट इट इन द बैंक लॉकर. याद है बेली की ड्यूटी क्या है, अगर हम खुद के डायमंड नेकलेस बैंक लॉकर में रखते हैं तो दूसरे का भी आपको वहीं पे रखना है. इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बेली. ठीक है. अभी अगर ओनर मिल गया और अगर ओनर ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है तो रिवॉर्ड के लिए, इनाम के लिए आप ओनर को स्यू कर सकते हो. लेकिन जो खर्चा आपने किया है, वो बैंक लॉकर का खर्चा, वो कुत्ते को खाना खिलाने का खर्चा, उसके लिए आप स्यू नहीं कर सकते. उसके लिए आप वो कमोडिटी को रिटेन कर सकते. मतलब आप उसको बोल सकते हो मेरा बैंक लॉकर है, बिना मेरे तो खुलेगा नहीं, आपको अगर वो डायमंड नेकलेस वापस चाहिए तो मेरा जितना खर्चा हुआ है, लीगल खर्चा, ऑब्वियसली लॉफुल खर्चा, आपको लौटाना पड़ेगा. ठीक है. दैट इज द राइट. And then there is a right to sell also. So finder may sell the goods. कब वो बेच सकता है? नंबर 1, if the goods are perishable in nature. अगर जल्दी खराब होने कुछ खाने की चीज होगी तो मैं तो खा ही जाऊंगा, बट यू कैन सेल द गुड्स इफ इट इज पेरिशेबल इन नेचर. बिना नोटिस में, टाइम ही नहीं ढूंढने का. सेकेंड, अगर वो ओनर ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, कैन नॉट बी फाउंड. आपने नोटिस लगाई, आप जहां रहते हो सोसाइटी में वहां नोटिस बोर्ड पे लगाया, व्हाट्सएप पे डाला, फेसबुक पे डाला, इंस्टा पे डाला, सब जगह आपने फोटो डाले हैं, ये कुत्ता मिला है भाई, ओनर है, आ जाओ, कॉन्टैक्ट इस नंबर वगैरह, बट कुछ भी नहीं हुआ. थर्ड पॉसिबिलिटी, ओनर रिफ्यूजेस टू पे. आपने जो भी खर्चा किया है वो ओनर पैसे नहीं दे रहा है, तो आप स्यू तो नहीं कर सकते, बट वो कमोडिटी बेच के अपना पैसा वसूल करके बचा हुआ ओनर को वापस देना पड़ेगा. एंड फोर्थ, द लॉफुल चार्जेस आर मोर देन 2/3. मतलब अपने खर्चे बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे. आपके घर वाले परेशान है बिकॉज आप कुत्ता लेके आए हो घर पे, और घर वाले बोल रहे हैं भाई आइदर तू रहेगा या कुत्ता रहेगा, दोनों में से एक कुत्ता घर पे रहेगा, बिकॉज खर्चे बहुत हो रहे हैं. एंड देयरफॉर इफ द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग द डॉग आर मोर देन 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द डॉग, देन यू मे सेल द डॉग. मतलब द कमोडिटी जो आपको मिली है. ठीक है. सो इस पे भी एग्जाम सवाल आते हैं, 4-5 मार्क्स. फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट्स ऑफ फाइंडर, कब वो बेच सकता है, कब नहीं बेच सकता है, ड्यूटी क्या है, ख्याल रखने की ड्यूटी है, प्रोटेक्ट प्रिजर्व द गुड्स. करेक्ट. तो ये सब ड्यूटी फाइंडर ऑफ गुड्स की होती है. एंड जैसे बोला था कि वन ऑफ द टॉपिक ऑफ बेलमेंट इज लीन, राइट ऑफ लीन. सो लीन का मतलब सिंपल है कि जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते मैं ये कमोडिटी वापस नहीं दूंगा. सो राइट टू रिटेन. सो लीन का मतलब है राइट ऑफ अ पर्सन टू रिटेन द गुड्स.
जब भी लीन रिलेटेड सवाल आएगा तो आपको रिटेन ये वर्ड आना चाहिए. इट्स अ की वर्ड, रिटेन द गुड्स. जब तक मेरे पैसे नहीं आते आपको सामान वापस नहीं मिलेगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीन. एक होता है पर्टिकुलर लीन, जिसमें सामने वाले ने कुछ उसमें काम किया है. फॉर एग्जाम्पल, हमने घड़ी रिपेयर को दे दी, जब तक मैं रिपेयर के पैसे नहीं दूंगा वो घड़ी वापस नहीं देगा. मैंने बाइक सर्विसिंग को दी है, जब तक मैं उसके पैसे नहीं दूंगा वो बाइक वापस नहीं देगा. करेक्ट. तो ये जो होता है जहां पे उसने गुड्स पे कुछ ना कुछ काम किया होता है और सिर्फ उसी का पैसा होता है, उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर लीन. सेक्शन याद रखना है 170. सो वेयर द बेली हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज इन्वॉल्विंग स्किल एंड लेबर. वो स्किल है ना गाड़ी ठीक करने का, वो जीन्स उसको अल्टर करना है, ठीक से बढ़िया दिखना चाहिए, स्किल का काम है. तो जब तक मैं उसके पैसे नहीं देता वो मेरा कपड़ा वापस नहीं लौटाएगा. एंड दूसरा होता है जनरल लीन, सेक्शन 171. सो जनरल लीन इज स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स. फॉर एग्जाम्पल, आप लॉयर हो, आप सीए हो और आपके पास ना क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स है बहुत सारे. ठीक है, डॉक्यूमेंट देख के आप काम कर रहे हो या इन जनरल रेफरेंस के लिए आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो और आपका क्लाइंट अभी आपको फीस नहीं दे रहा है. सो आपने डॉक्यूमेंट में कुछ किया नहीं है, ना रिपेयर किया है, कुछ नहीं है. इट्स फॉर योर रेफरेंस. इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल फीस. सो उसे बोलते हैं जनरल लीन, वेयर सच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या लॉयर्स या सच पीपल दे कैन रिटेन सच डॉक्यूमेंट्स जब तक उनके पैसे नहीं मिलते. सो दिस इज कॉल्ड एज जनरल लीन, सेक्शन 171. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ बेलमेंट इज टर्मिनेशन. बेलमेंट शुरू कैसे हुआ पता था, ऑफर एक्सेप्टेंस से शुरू हुआ. इनफैक्ट बेलमेंट शुरू होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, फाइंडर ऑफ गुड्स. याद रखो, फाइंडर ऑफ गुड्स इज नॉट एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, फाइंडर ऑफ गुड्स इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो बेलमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस से भी होता है और बेलमेंट ऑपरेशन ऑफ लॉ, फाइंडर ऑफ गुड्स, याद रखो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से भी बेलमेंट हो सकता है. सो बेलमेंट खत्म कैसे होता है? नंबर 1, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड. 2 महीने के लिए दिया था, 2 महीने खत्म, बेलमेंट खत्म. फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, पढ़ने के लिए दिया था, पढ़ के खत्म हो गया, बेलमेंट खत्म. सिंपल. इनकंसिस्टेंट यूज, आपको एक स्पेसिफिक काम के लिए गुड्स दिए गए थे, आप कुछ और ही कर रहे हो, बलता सलता कर रहे हो. करेक्ट. सो बेलमेंट टर्मिनेट. डेथ ऑफ आइदर पार्टी, देने वाला मर गया या लेने वाला मर गया, बेलमेंट मर गया, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो दिया था, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी दी थी, करेक्ट, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें बिजली गिर गई, पेड़ गिर गया गाड़ी पे, इसमें किसी की गलती नहीं. ठीक है. सपोज वन पर्सन गेव हिज कार टू अनदर पर्सन ऑन रेंट, रेंट हो या फ्री हो, और जहां पे सारी गाड़ियां पार्क होती है उसकी गाड़ी भी वहीं पे पार्क थी, मतलब ऐसा कुछ अनऑथराइज नहीं था, सब सही था. करेक्ट. लेकिन इतनी बारिश हुई, इतना तूफान आया कि वो बड़ा सा पेड़ गिरा, 50 साल पुराना, कभी हिला भी नहीं, उस बार गिरा और साथ में 3-4 गाड़ियां लेके गया, उसमें ये भी गाड़ी चली गई. नो बडीज फॉल्ट, नो बडीज फॉल्ट. बट द bailment contract is terminated because destruction of subject matter. Correct. So these are the various types of termination of bailment. आएगा तो 3-4 marks. चलिए. So once you know bailment, then अगला टॉपिक तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, that is pledge. सेक्शन 172 आपको याद रखना है. एंड प्लेज मतलब क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ बेलमेंट ही है. सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि प्लेज में हम कुछ सामान गिरवी रखते हैं. सी द मीनिंग, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट. जब भी प्लेज के रिलेटेड कोई सवाल आएगा आपको ये जरूर लिखना है, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट. होटल में गए, खाना खाने गए, मस्त खाना खाया, तो मालूम पड़ा है फोन में बैलेंस ही नहीं है. पेटीएम करने गए, गूगल पे, योर बैंक अकाउंट हैज लेस बैलेंस, फंस गए. और अपने तो पार्टी थी, बाकी दोस्त लोग कमीने, मेरी पार्टी है इसलिए वॉलेट लाए ही नहीं. और जैसे उनको मालूम पड़ा कि भाई मेरा पैसे का प्रॉब्लम है, सब निकल लिए, भाग गए सब लोग घर. और मैं उधर बिलिंग काउंटर पे हूँ, भैया बोला ऐसा ऐसा हो गया है और कोई बात नहीं, मैं आपको कल पैसे देता हूँ. एटीएम कार्ड घर पे भी है. एटीएम कार्ड, मुझे क्या लगा फोन से गूगल पे से हो जाएगा, तो एटीएम कार्ड लाया ही नहीं मैं. होटल वाला बोला ठीक है भाई, एक काम करो, फोन जमा करके जाओ.
तो मैंने फोन वहीं पे जमा कर दिया, इसको बोलते हैं प्लेज। बेलमेंट है क्या? यस, माय फोन इज विद द पोजेशन ऑफ द होटल। रेस्टोरेंट मैनेजर को मैंने दे दिया, बेलमेंट है, बट स्पेसिफिक पर्पस क्या है? गिरवी रखा है एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल, उसे बोलते हैं प्लेज। तो जैसे नॉर्मल बेलमेंट में बेलर और बेली बोलते हैं, यहां पे बोलते हैं प्लेजर या प्लेजी, ऑनर या पॉनी। नाम थोड़े बदल जाते हैं बिकॉज पर्पस बदल गया। सो इसेंशियल्स ऑफ प्लेज, तो बेलमेंट के थे वही सब पॉइंट्स हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या होगा? सिक्योरिटी है, कोलैटरल है, सेफ्टी के लिए रखा गया है। सो प्लेज इज ट्रांसफरिंग पोजेशन टू अनदर पर्सन, एज आई सेड, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट और परफॉर्मेंस। द सब्जेक्ट मैटर जैसे बेलमेंट में था, गुड्स ही होना चाहिए, एंड गुड्स प्लेज मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। हाँ, मैं गुड्स है ही नहीं तो गिरवी क्या रखूंगा? And therefore pledge के लिए only those goods are applicable which are in existence at the time of keeping the pledge. Then delivery of goods. So delivery of goods मतलब क्या होगा? Obviously possession, मेरा फोन उसके पास चला गया, उसने ड्रॉवर में रख दिया। And this also can be created by operation of law. Finder of goods, same example. बिकॉज फाइंडर ऑफ गुड्स में क्या था? उसका पोजेशन मेरे पास आ गया था, याद है? वो डायमंड नेकलेस, वो कुत्ता, वो मेरे पास है, और जब तक वो मेरा खर्चा वापस नहीं देगा मैं वो कुत्ता वापस नहीं दूंगा। मतलब इन अ वे क्या है? वो कुत्ता मेरे पास गिरवी है। दैट्स ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्रिएट कर सकते हैं प्लेज। ओके, सो नाउ प्लेज तो अपना क्रिएट हो गया, तो व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज फिर से आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल है, मैं आपको ही पूछता हूँ, एकदम कॉमन सेंस है कि मैंने अपना फोन रखा है वो होटल वाले के पास। सो क्वेश्चन इज वेदर द होटल पर्सन इज सपोज टू यूज माय फोन। द आंसर इज नो। वो मेरे फोन पे पिक्चर देख सकता है? द आंसर इज नो। मैं तो फोन ऑफ करके दिया है उसको, आइडियली उसने तो चालू भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही पासवर्ड है, चालू करके फायदा भी नहीं होगा, बट ही इज नॉट सपोज टू यूज माई फोन फॉर एनी रीजन। ये एक और डिफरेंस है बेलमेंट और प्लेज में, कि बेलमेंट में मैंने दिया था किताब उसको पढ़ने के लिए, वो यूज करेगा। मैंने गाड़ी दी थी, वो यूज करेगा। बट प्लेज में क्या है? वो यूज नहीं करेगा, एज अ सिक्योरिटी वो संभाल के रखेगा। देखते हैं ना, व्हाट आर द राइट्स ऑफ पॉनी। ठीक है, पॉनी कौन है? पॉनी मतलब जिसके पास गिरवी है। पॉनर कौन है? जिसने गिरवी रखा है। सो अपने एग्जाम्पल में मैंने मेरा फोन वो होटल वाले के पास गिरवी रखा है, तो मैं कौन हूं? पॉनर। होटल वाला कौन है? पॉनी। तो उसके राइट्स क्या है? नंबर 1 राइट्स है, ड्यूटीज है, दोनों साथ में ही यहाँ पे। सो व्हाट आर हिज राइट्स एंड ड्यूटीज? नंबर 1, टेक केयर ऑफ द गुड्स, अभी मैंने बोला। नो पर्सनल यूज ऑफ द गुड्स। रिटर्न द गुड्स, जब काम पूरा हो जाएगा। नॉट टू मिक्स द गुड्स, करेक्ट, नॉट टू मिक्स द गुड्स। चलिए एक छोटा सा चेंज करते हैं, ठीक है, राइट्स यहाँ पे ड्यूटीज कर देते हैं, ड्यूटीज। यस, स्टूडेंट्स हैं, होता है कि नहीं? हम भी आप जैसे ही हैं, कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है, स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं, हमने यहाँ पे कर ली छोटी सी सिली मिस्टेक। ओके, सो द हेडिंग शुड बी ड्यूटीज। ओके, चलिए यहां तक हो चुका है अपना ड्यूटीज ऑफ पॉन। माय बैड बोलते ना हम लोग आजकल के लैंग्वेज में, माय बैड, करेक्ट, ड्यूटीज होना चाहिए, वहां पे गलती से मिसप्रिंट हो गया। राइट्स, ड्यूटीज क्या है? टेक केयर ऑफ द गुड्स, नो पर्सनल यूज, नॉट टू मिक्स, एंड रिटर्न द गुड्स विथ एडिशन। याद है वो गमले के साथ उसे फूल भी वापस देना है, वैसे यहां भी हो सकता है। देन व्हाट आर द राइट्स ऑफ पॉनी? अभी राइट वर्ड सही है, अभी राइट वर्ड इज राइट। सो राइट्स ऑफ पॉनी क्या है? राइट टू रिटेन द गुड्स। होटल वाला क्या बोलेगा? जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते तुम्हारा फोन वापस नहीं मिलेगा। सो राइट टू रिटेन द गुड्स। देन रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स,
तो हुआ ऐसा कि मैं होटल में गया, मेरा फोन है 20,000 रुपए का, मेरा बिल आया 5,000। ठीक है, मेरा बिल 5,000 का है, मेरा फोन 20,000 का है। तो अगले दिन मैं फिर गया होटल। होटल वाला बोला भाई आ गए पैसे लेके। मैं बोला नहीं, पैसे लेके नहीं आया, मेरे और खाना खिलाओ। बोले और क्यों खाना खिलाओ? अरे भाई मेरा फोन 20 का है यार, तेरे पास रख फोन तू। अरे आज मेरे पास पैसे नहीं है खाना खाने के, तू ही मेरे को खाना खिला। तो मैंने और 500 रुपए का खाना खाया। दैट मीन्स अब वो दोनों बिल के लिए मेरा फोन गिरवी रखेगा। जो पहला बिल था, दोस्तों को पार्टी दिया, वो वाला भी पैसा उसी में से वसूल करेगा। जो अगली बार मैंने खाया वो भी, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट डेट्स। तो मैंने उसको बोला कि ये दूसरे वाले के लिए भी यही फोन गिरवी है, जब तक मैं सारे पैसे नहीं लौटाता। ठीक है, ऑब्वियसली एग्रीड होना चाहिए। जब तक मैं सारे पैसे नहीं लौटाता, फोन तुम्हारे पास रहेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अगर प्लेज गुड्स की वजह से पॉनी को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता है, देन ही हैज अ राइट टू रिकवर दैट फ्रॉम द ओनर। ओके, तो यहाँ पे फोन के एग्जाम में तो एक्स्ट्रा खर्चा होगा नहीं, बट अगर दूसरा कोई खर्चा है, सपोज मैंने पौधे रखे हैं और उस पौधों में ना थोड़ा सा कीड़ा आ गया, कीड़ा। ठीक है, तो मैंने उसे बोला भाई पौधे तुम्हारे पास है, थोड़ा कीड़ा आ गया, उसमें थोड़ी दवाई डाल दो। एक ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक दवाई होती है, पौधों में डालते हैं। तो बेचारा वो खरीद के लेके आया, उसने पौधों में वो डाल दी। वो खर्चा जो किया उसने, वो ऑर्गेनिक मेडिसिन खरीदने का पौधों वाला, तो उसका पैसा मुझे उसे देना पड़ेगा। देन राइट्स ऑफ डिफॉल्ट, अगर मैंने बोला भाई मेरे पास अभी नहीं है पैसे चुकाने के लिए, डिफॉल्ट कर दिया मैंने, गिरवी रखी है चीज। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल पे यू द मनी, बट मेरे पास पैसे नहीं आ पा रहे, जुगाड़ नहीं हो पा रहा पैसे का। So now I have raised my hand, भैया नहीं होगा, मेरे से पैसे नहीं है, मैंने कर दिया डिफॉल्ट। सो अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो उसका राइट क्या है? नंबर 1, ही मे फाइल अ सूट अगेंस्ट मी, केस कर सकता है फॉर रिकवरी। नंबर 2, ही कैन कीप द गुड्स, जब तक पैसे नहीं आते ही कैन कीप द गुड्स। एंड फाइनली ही कैन सेल द गुड्स, वो सामान बेचेगा, जो भी रखा होगा वो बेचेगा, उसमें से उसके रिकवरी कर लेगा, बचा हुआ पैसा मुझे वापस लौटाएगा। ही कैन नॉट कीप द एंटायर स्टफ, उसका जितना है बनता है उतना रखेगा, बाकी पैसा वापस। और बेचने से पहले नोटिस देना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोटिस बिफोर ही सेल्स द गुड्स, बिफोर ही सेल्स द गुड्स नोटिस इज मैंडेटरी, नोटिस मैंडेटरी है भाई। एंड द लास्ट इज राइट्स ऑफ ऑनर, मेरे क्या हक है? राइट टू गेट द गुड्स बैक, ऑब्वियसली। जैसे मैं पैसे देता हूं, मेरे पैसे सामान मुझे वापस लेके जाना है। एंड राइट टू स्यू द पॉनी, मतलब मैंने पैसे भर दिए, सारा मेरा कर्जा उतार दिया, फिर भी वो गुड्स नहीं लौटा रहा, इन दैट केस आई कैन स्यू द पॉनी फॉर माई गुड्स। सो दैट इज द राइट्स ऑफ ऑनर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। सो नॉर्मल रूल क्या है? जो ओनर है वही प्लेज रख सकता है। ऑब्वियसली ना, मैं ओनर ही नहीं हूं, तो मतलब किसी और की चीज मैं कैसे गिरवी रखूं? तो गिरवी रखने के लिए सबसे पहले मैं क्या होना चाहिए? मैं ओनर होना चाहिए। सो बेसिकली सी द वर्ड हियर, बेसिकली क्या बोल रहे हैं? ओनली द ओनर, only the owner of the goods can pledge the goods. However, there are certain valid exceptions. कानूनी एक्सेप्शंस है कि आप ओनर नहीं हो फिर भी आप प्लेज कर सकते हो। इट इज सिमिलर टू सेल बाय नॉन ओनर्स, हमने सेल ऑफ गुड्स में पढ़ा था कि सेल बाय नॉन ओनर्स, सिमिलरली यहां पे है प्लेज बाय नॉन ओनर्स। मोस्टली पॉइंट्स आर सेम। देखते हैं, आपको तुरंत याद आ जाएगा। सेल ऑफ गुड्स याद है आपको? ये तुरंत याद आ जाएगा। पहला है मर्केंटाइल एजेंट। सो एजेंट जिसके पास वो प्रिंसिपल ने खुद पोजीशन दिया है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इसमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सब वर्ड्स आने चाहिए आंसर में। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके पास पोजीशन है विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, मतलब सब गुड फेथ में चल रहा है, तो एजेंट ने अगर कोई प्लेज किया तो इट इज वैलिड। सेकेंड, प्लेज बाय अ सेलर और अ बायर इन पोजेशन, मतलब मैं सेलर हूं, मैंने गुड्स बेच चुका हूं, मैं ओनरशिप जा चुकी है, लेकिन मेरे पास क्या है? पोजेशन है।
और तभी दूसरा कोई बंदा आया, बोला मुझे चाहिए, मैंने वो प्लेज क्रिएट कर दिया, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी थी और मैंने उसी गुड्स पे प्लेज कर लिया। ठीक है, आई रिपीट, मैं दुकानदार हूं, ठीक है, मैंने एक सामान बेचा 50,000 रुपए, ठीक है, वो सामने वाला बंदा बोला 1 हफ्ते में पैसे देता हूँ, मैंने बोला ठीक है, मैं बोला 1 हफ्ते बाद सामान भी देता हूँ, तो सामान मेरे पास है, और अब मुझे अगले ही दिन पैसे की जरूरत पड़ी है 20,000 रुपए, तो मैंने वही सामान गिरवी रखा किसी और से और मैंने 20,000 रुपए ले लिए उससे, और जिसके मैंने गिरवी रखा उसे पता ही नहीं है कि ये सामान बिक चुका है, सो उसने क्या किया, प्लेज लिया गुड फेथ में, इट इज वैलिड। सो अ सेलर कैन प्लेज इवन दो ही वॉज नॉट द ओनर, बट जिसके यहाँ प्लेज रखा उसको ये पता नहीं है ट्रांजैक्शन, उसने गुड फेथ में लिया है, ये देखो, इट वॉज क्रिएटेड इन गुड फेथ, एंड तब वो वैलिड कहलाएगा। Then pledged by a person in possession under a voidable contract. तो voidable contract का मतलब क्या होता है कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड देयर इज एन एग्रीड पार्टी, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उससे मैंने सामान खरीद लिया, ठीक है, मतलब ये वॉइडेबल है बिकॉज मैंने गलत काम किया है, फ्रॉड किया है और मैंने सामान खरीद लिया और अभी तक सामने वाले को पता ही नहीं चला है कि मैंने फ्रॉड किया है, इसका मतलब सामने वाले ने अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। तो बिफोर ही कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट मैंने उस सामान पे प्लेज क्रिएट कर दिया, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड rescinded by the aggrieved party, I created a pledge with a third person who has taken in good faith, then the pledge is valid. So सब याद है क्या है, voidable है, aggrieved party ने कैंसिल नहीं किया है, उससे पहले मैंने प्लेज क्रिएट किया है, और जिसके पास प्लेज रखा है उसको पता नहीं है पुराना फ्रॉड के बारे में, उसने गुड फेथ में लिया है, तो हमारा प्लेज वैलिड है। एंड लास्ट वाला इवन इजिएस्ट, प्लेज बाय अ को ओनर, 4-5 को ओनर है, उनमें से किसी एक ने प्लेज रखा, तो सामने वाले को कहां पता, उसे लगेगा कि सबको पूछ के रखा होगा, सो ही टुक इन गुड फेथ, सो द प्लेज इज वैलिड। ओके, सो 4-5 मार्क्स, सिंपल क्वेश्चन, पहले मीनिंग लिखो प्लेज का, अगर सवाल आता है प्लेज बाय नॉन ओनर्स, सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्लेज, 1 लाइन, मेन सेक्शन। सेकेंड, ओनर ही प्लेज रख सकता है, पोजेशन ऑफ ट्रांसफर वगैरह सब लिखना है आपको, एंड देन एक्सेप्शन लिखो, हर एक एक्सेप्शन में एग्जाम्पल दीजिए, तो आपका आंसर बड़ा भी हो जाएगा, हर पॉइंट के बाद एक एक लाइन छोड़िए, एंड देन यू आर सॉर्टेड। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। सो अगर 5 मार्क्स का सवाल है, पूछ सकते हैं, वेरी इजी। सो मीनिंग क्या है, बेलमेंट में ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फॉर एनी पर्पस, यहाँ पे बेलमेंट में पर्पस कुछ भी हो सकता है, जबकि प्लेज में पर्पस एकदम फिक्स है, पर्पस है सेफ्टी, सिक्योरिटी, गिरवी, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, नाम क्या है, बेलर और बेली, यहाँ पे नाम क्या है, प्लेजर एंड प्लेजी, दूसरा पॉइंट, ये भी सिंपल। देन तीसरा, बेलमेंट में बी मेड फॉर रिपेयर्स, सेफ कीपिंग, इसका फायदा उसका फायदा, करेक्ट, पैसे, नॉन ग्रेटिट्यूअस, ग्रेटिट्यूअस, इधर क्या है, इधर एक ही है, सिक्योरिटी। देन डिफॉल्ट होता है, तो डिफॉल्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे बेली में आइदर रिटेन द गुड्स, स्यू, यहाँ पे दे कैन इवन सेल द गुड्स, प्लेज है ना, तो वो बेच भी सकता है, बेलमेंट में वो बेचने का राइट नहीं है उसके पास, एक्सेप्ट, याद है आपको, एक्सेप्ट फाइंडर ऑफ गुड्स। देन बेली में यूज द गुड्स, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बेली वो यूज कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, गाड़ी चला रहा है, सब कर रहा है वो, यहाँ पे पॉनी हैज नो राइट टू यूज, वो सिर्फ संभाल के रखा है जब तक पैसे नहीं आते। देन बेलमेंट में भी ग्रेटिट्यूअस, विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन प्लेज हमेशा पैसे के लिए होता है, प्लेज मतलब हमेशा वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। करेक्ट, तो 6 पॉइंट है, 4 to 5 मार्क्स का सवाल है, and I'm sure you will definitely write and you will get the full marks in this. So that is the end of this chapter, that is bailment and pledge.
ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एग्जाम्पल्स याद रखिए, पेपर में लिखिए, सेक्शन जो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए, सही से लिखिए। अगर कोई सेक्शन याद नहीं आ रहा है, भूल गए, तो कोई तुक्का मत मारिए, ठीक है। जस्ट से एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो सेक्शन है याद तो बढ़िया लिख दो, नहीं है तो जस्ट से एज पर लीगल प्रोविजंस, ऐसे ऐसे आंसर है, ठीक है। फाइन, सो विल स्टॉप हियर टुडे एंड दिस इज योर फ्रेंड CA प्रसाद भट्ट, and I'll see you for the next revision lecture. And तब तक के लिए thank you. Study well, enjoy studying, and score an exemption. Take care.